और कल्पना कीजिए एक 43 साल के मतलब एक बहुत ही अमीर आदमी की जो अपनी 40 साल की बीमार पत्नी को सिर्फ इसलिए मरने के लिए छोड़ देता है क्योंकि उसकी नजर में वो अब बूढ़ी हो चुकी है। और बेकार भी मान ली गई है। बिल्कुल। और खुद को हमेशा जवान बनाए रखने के लिए वो क्या कर रहा है? बंदरों की ग्रंथियों यानी मंकी ग्लैंड के अजीबो गरीब इलाज ढूंढ रहा है। अरे बाप रे, हाँ। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी नया विवाह के पन्नों से गुजरने वाले हैं। चलिए इस कहानी की पूरी तह तक जाते हैं। क्योंकि देखिए, ये महज एक शादी की कहानी नहीं है। हाँ, एकदम सही कहा। ये इस बात का एक बहुत ही कड़वा और साफ आईना है कि कैसे पैसा, सत्ता और इंसान का अपना अहंकार उसे इतना अंधा कर देता है। उसे लगने लगता है कि वो समय, प्रकृति और यहाँ तक कि इंसानी भावनाओं को भी अपनी दौलत से खरीद सकता है। और इस चर्चा के जरिए हम मानवीय मनोविज्ञान की उन अंधेरी परतों को खोलेंगे जहाँ जवानी का असल मतलब, मेरा मतलब है यौवन, सिर्फ उम्र का एक नंबर नहीं रह जाता। तो फिर क्या बन जाता है वो एक गहरी मानसिक उलझन बन जाता है। हाँ। प्रेमचंद ने जिस तरह से इस कहानी को बुना है ना, हाँ। वो हमें मजबूर करता है ये सोचने पे कि इंसान जब अपनी बनाई हुई झूठी दुनिया में कैद हो जाता है, हाँ। तो असलियत उसके सामने खड़ी होकर चीखती रहे, तब भी वो उसे सुन नहीं पाता। बहुत गहरी बात है। तो कहानी की नींव जिस रिश्ते पर खड़ी है, पहले जरा उसे समझते हैं। लाला डंगामल और उनकी पहली पत्नी लीला। हाँ, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प डायनामिक है। मतलब इन दोनों के बीच जो उम्र का फासला है वो महज 3 साल का है। लाला जी 43 साल के हैं और लीला 40 साल की। सही बात है। लेकिन लाला जी का व्यवहार ऐसा है जैसे लीला उनकी परदादी की उम्र की हो। मैं सोच रहा था कि 40 और 43 साल की उम्र में इतना कम फासला होने के बावजूद ये मनोवैज्ञानिक दूरी इतनी बड़ी कैसे हो गई? यहीं से उस दौर के पितृसत्तात्मक दोहरे मापदंड सामने आते हैं। और साथ ही लाला डंगामल का वो दृष्टिकोण जिसे प्रेमचंद ने वणिक हृदय कहा है। वणिक हृदय यानी एक पक्के व्यापारी का मन। एग्जैक्टली। लाला जी के लिए उम्र प्राकृतिक रूप से नहीं बढ़ती, वो उपयोगिता से तय होती है। लीला ने उनके साथ 25 साल बिताए, उनके बच्चों को पाला, अपना पूरा जीवन दे दिया। बिल्कुल। लेकिन अब उसका स्वास्थ्य ढल रहा है। तो एक व्यापारी के नजरिए से देखें तो लीला से जो भी फायदा लिया जा सकता था वो लिया जा चुका है। अच्छा, तो अब वो किसी काम की नहीं रही उनके लिए? हाँ ना, इसलिए अब वो उसे घर के एक कोने में पड़ी रहने वाली किसी पुरानी वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं मानते। अगर इसे आज की भाषा में समझे तो लाला डंगामल के लिए हर रिश्ता एक इन्वेस्टमेंट था। उनका व्यवहार बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कॉर्पोरेट व्यापारी ने एक पुरानी मशीन को डिप्रिसिएशन के बाद पूरी तरह कबाड़ मान लिया हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। लीला की लाइफ साइकिल उनके हिसाब से खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे राइट ऑफ कर दिया। उनके लिए रिश्ते बस एक बैलेंस शीट की तरह थे। और मजे की बात यह है कि ये बैलेंस शीट सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं थी, ये उनके अहंकार को भी पोषित कर रही थी। कहानी में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। वो क्या? लाला जी लीला को उसके बूढ़े नखरों के लिए ताने मारते हैं। अगर लीला कभी सिंदूर या महावर लगा ले तो लाला जी को घृणा होती है। अरे हाँ, वो कहते हैं कि जब जवानी विदा हो गई है तो इन चीजों का क्या काम। लेकिन खुद हफ्ते में 2 बार बालों में खिजाब लगाते हैं। मतलब खुद बालों को रंग रहे हैं? बिल्कुल। और जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया, वे किसी डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के बारे में पत्राचार भी कर रहे हैं। हाँ, ये मंकी ग्लैंड वाला हिस्सा तो बहुत ही अजीब है। उस जमाने में यानी 1920 और 30 के दशक में मंकी ग्लैंड का इलाज एक बहुत ही मशहूर और छद्म वैज्ञानिक अंधविश्वास था। अमीर लोग अपनी जवानी वापस पाने के लिए सचमुच बंदरों या अन्य जानवरों की ग्रंथियों का इस्तेमाल करते थे। ये तो पाखंड की चरम सीमा है। जो चीज वे अपनी पत्नी में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो थोड़ा सज संवर ले, वही वे खुद के लिए किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि लाला जी प्रकृति को पैसे से खरीदने की कितनी हताश कोशिश कर रहे थे। और इस व्यापारी मन की संवेदनहीनता तब अपने सबसे भयानक रूप में सामने आती है जब लीला बीमार पड़ती है। वो दृश्य बहुत ही मार्मिक है। लीला बीमार है, उसका जी घबरा रहा है। वो लाला जी से सिर्फ इतना अनुरोध करती है कि वे रात के 10-11 बजे तक घर लौट आएं। बस थोड़ा जल्दी आ जाएं, राइट? हाँ, दुकान से थोड़ा जल्दी आ जाएं। और लाला जी का जवाब क्या होता है? वे चिढ़कर कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए दुकान छोड़ दूं? बाप रे। उनके मन में लीला के प्रति रत्ती भर भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं बचा था। एकदम नहीं। और फिर वो आखिरी रात आती है। लाला जी 11 बजे लौटने का वादा करके घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक मित्र उन्हें मुजरा सुनने के लिए बुला लेता है। मतलब
एक तरफ पत्नी मौत के बिस्तर पर है और दूसरी तरफ वो मुजरे में जा रहे हैं। हाँ, और वे यह तर्क देते हैं कि किसी का निमंत्रण ठुकराना भलमनसाहत या शिष्टाचार नहीं है। हद है। वे मुजरा सुनने जाते हैं और रात 2 बजे लौटते हैं और जब तक वे घर पहुंचते हैं इंतजार करती हुई लीला की मृत्यु हो चुकी होती है। ये सिर्फ संवेदनहीनता नहीं है, ये एक तरह की क्रूरता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो हमें लाला जी के चरित्र के बारे में और भी बहुत कुछ बताता है। आप उस शोक जताने वाले नाटक की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। पत्नी की मौत के बाद वे जो शोक जताने का जबरदस्त दिखावा करते हैं। वे बालिका विद्यालय में 5 वजीफे यानी स्कॉलरशिप देते हैं और एक ऐसा भव्य मृतक भोज आयोजित करते हैं जिसे शहर बहुत दिनों तक याद रखेगा। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने खोखले और टूटे हुए रिश्ते को छिपाने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ही भव्य और भावुक एनिवर्सरी पोस्ट डालता है। एग्जैक्टली, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। वो मृतक भोज लीला के लिए नहीं था, वो लाला डंगामल के अपने सामाजिक रुतबे का विज्ञापन था। दुनिया को दिखाने के लिए। हाँ, वे समाज को दिखाना चाहते थे कि वे कितने महान पति हैं, लेकिन अंदर से वे आजाद महसूस कर रहे थे। एक पुरानी मशीन हट गई थी और अब जगह खाली थी। और ये खाली जगह बहुत जल्दी भर भी जाती है। लाला जी ने घर को तो नए रेडियो और मोटर कार से भर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि जवानी बाजार में नहीं बिकती। सही कहा। लीला की मौत के महज 6 महीने बाद ही उनका नया विवाह हो जाता है और उनकी इस खरीदी हुई जवानी का भ्रम तब एक नए स्तर पर पहुंचता है जब नई पत्नी आशा घर में आती है। आशा के आते ही लाला जी की जिंदगी में एक कृत्रिम बसंत आ जाता है। सोचिए, जिस दुकान के लिए वे लीला की बीमारी में भी घर रुकने को तैयार नहीं थे, हाँ, मुजरे में चले गए थे, वही लाला जी अब हफ्तों तक उस दुकान का मुंह नहीं देखते। घर में नई मोटर कार, नया फर्नीचर, रेडियो और रोज नए नए उपहारों का ढेर लगने लगता है। मतलब पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। बिल्कुल। लाला जी का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वे दावा करने लगते हैं कि बुढ़ापे के मुंह में कालिक लगाकर उसे गधे पर उल्टा सवार करके शहर से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। वो क्या? आशा को वो सब कुछ मिल रहा है जो किसी को भी खुश कर सकता है, गहने, बहुमूल्य साड़ियां, मोटर कार की सवारी, फिर भी वो एक विधवा की तरह बिल्कुल साधारण कपड़े पहनकर क्यों रहती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक दिन जब वर्षा हो रही थी तो लाला जी उसे बजरे पर दरिया की सैर के लिए चलने की जिद करते हैं, लेकिन आशा बेदिली से मना कर देती है और रसोई के काम का बहाना बना देती है। ऐसा क्यों है? क्या वो लाला जी की संपत्ति की कदर नहीं करती? देखिए, बात संपत्ति की नहीं है। आशा बहुत अच्छी तरह समझती है कि ये सब एक उम्रदराज आदमी की अपनी खोई हुई जवानी साबित करने की एक हताश कोशिश है। अच्छा। पैसे से भौतिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक जुड़ाव या असली जवानी की वो ऊर्जा नहीं मिल सकती। कनेक्शन नहीं बन सकता। सही। लाला जी की हताशा का आलम ये है कि वो आशा से जिद करते हैं कि वो उन्हें आप न कहकर तुम या तू कहे, उन्हें गालियां दे, उन पर धौल जमाएं, ताकि वे खुद को एक चंचल और युवा बालक महसूस कर सकें। ये तो बहुत ही अजीब और हास्यास्पद स्थिति है। मनोविज्ञान में हम इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। थोड़ा समझाएंगी इसे? बिल्कुल। जब कोई सच इतना कड़वा हो कि आप उसका सामना न कर सकें, तो आपका दिमाग खुद को बचाने के लिए एक भ्रम पैदा कर लेता है। अच्छा, तो लाला जी खुद को धोखा दे रहे हैं? हाँ, लाला जी चाहते हैं कि आशा उनके साथ एक जवान प्रेमी की तरह व्यवहार करे, जिससे उनके इस भ्रम को ढाल मिल सके कि वे बूढ़े नहीं हुए हैं। और आशा का वो साधारण कपड़ों में रहना, आशा का उन्हें आप कहना और सादे कपड़ों में रहना उसका एक मूक विद्रोह है। ये लाला जी के उन कृत्रिम प्रयासों को नकारने का उसका अपना तरीका है। वाह। वो उन्हें याद दिला रही है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक बुजुर्ग पति हो, कोई युवा प्रेमी नहीं। लेकिन लाला जी का ये भ्रम तब टूटता नजर आता है जब घर में एक असली अल्हड़ जवानी कदम रखती है। हाँ, जुगल की एंट्री। जब पैसे और उपहारों से आशा का दिल नहीं जीता जा सकता, तो कहानी में एक ऐसे पात्र की एंट्री होती है जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी असली जवानी के। मैं बात कर रहा हूं नौकर जुगल की। जुगल, जो बूढ़े महाराज के बीमार पड़ने पर उसकी जगह रसोई का काम संभालने आता है। वो 17-18 साल का लड़का है और पूरी तरह से उजड़ है। उसे कोई काम ढंग से नहीं आता। मैंने पढ़ा कि वो रोटियां भी बड़ी अजीब बनाता था। हाँ, जो रोटियां वो बनाता है वे बीच में मोटी और किनारे से पतली होती हैं,
सालन यानी सब्जी कभी एकदम फीकी बना देता है तो कभी उसमें इतना नमक डाल देता है कि खाया ना जाए। मतलब एक तरफ कलकत्ते और दिल्ली से मंगाए गए महंगे जड़ाऊ गहने हैं, सुंदर सुंदर गमले हैं जो लालाजी आशा के लिए ला रहे हैं, और दूसरी तरफ जुगल। हाँ, दूसरी तरफ एक नौसीखिए की जली और टेढ़ी मेढ़ी रोटियां। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आशा को उन रोटियों में मजा आ रहा है। बिल्कुल। वो अचानक रसोई में बहुत दिलचस्पी लेने लगती है और घंटों वहां बैठकर जुगल को रोटियां बनाना सिखाती है। ये तो लालाजी के पैसे के घमंड पर सीधा तमाचा है। ये प्राकृतिक आकर्षण और कृत्रिम प्रयासों के बीच का सीधा टकराव है। जुगल का आशा के साथ संवाद बहुत ही सीधा, भोला और बेबाक है। कैसे? वो आशा से कहता है कि जब वो रसोई में बैठी रहती है तो उसकी अकल ठिकाने रहती है। क्या बात है! जुगल के पास पैसे, सत्ता या शिष्टाचार का कोई आवरण नहीं है, लेकिन उसके पास वो चीज है जो लालाजी लाख कोशिश करके या मंकी ग्लैंड खाकर भी कभी वापस नहीं पा सकते। असली जवानी। एग्जैक्टली। एक असली और बेफिक्र जवानी। एक दृश्य है जहां लालाजी रसोई के दरवाजे पर आकर आशा को बाहर बुलाते कि देखो मैं कितने सुंदर गमले लाया हूं। और आशा क्या करती है? आशा उन्हें अनसुना कर देती है और जुगल की रोटियों पर ध्यान देती है। लालाजी को खिसियाकर वापस लौटना पड़ता है। बेचारी लालाजी की हालत। जुगल की ये उपस्थिति लालाजी के महंगे रेडियो और मोटर कार के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर देती है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां कपड़े, तस्वीरें और कड़वे सच सामने आते हैं। जुगल और आशा की बातचीत एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां लालाजी के भ्रम के महल में दरारें पड़ने लगती हैं। वो दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है जहां आशा जुगल को कपड़े बनवाने के लिए अपने पास से पैसे देने की पेशकश करती है। तो जुगल क्या कहता है? जुगल वहां अपनी बेबाक और थोड़ी मासूम चालाकी दिखाता है। वो जाने से पहले आशा से कहता है कि उसे उसकी एक तस्वीर चाहिए। तस्वीर? हाँ, और तस्वीर भी कैसी? गहनों में, और उस कल वाली फिरोजी साड़ी और मोतियों की माला में। और जुगल इतने पर ही नहीं रुकता ना, वो लालाजी के बारे में वो बात कह देता है जो शायद उस घर में कोई सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। वो सीधा कह देता है, आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। बाप रे बाप! और आगे ये भी जोड़ देता है कि अगर उसकी शादी किसी 50 साल की बुढ़िया से हो जाए तो वो जहर खा लेगा या उसे मार डालेगा। ये तो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। ये वो नंगा सच था जिसे लालाजी अपने महंगे कपड़ों और खिजाब के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। जुगल की इस बात के तुरंत बाद लालाजी आकर गुस्सा होते हैं और जुगल को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। सही। लेकिन इसके जवाब में आशा का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो अचानक खुश होकर बाहर आती है, वही फिरोजी साड़ी और गहने पहनती हैं जिसकी जुगल ने फरमाइश की थी, और लालाजी के लाए गए सभी गमलों को अपने कमरे के सामने रखने की जिद करती है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आशा ये सब अनजाने में कर रही है या ये उसका अपनी घुटन भरी स्थिति से बचने का एक सोचा समझा तरीका है? इसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान के 2 शब्दों पर गौर करना होगा, प्रोजेक्शन और ट्रांसफरेंस। थोड़ा आसान भाषा में बताएंगी? अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो लालाजी अपनी युवा होने की हताश इच्छाओं को आशा पर थोप रहे हैं। ये उनका प्रोजेक्शन है। उन्हें लगता है कि आशा सजेगी तो वे खुद जवान महसूस करेंगे। और ट्रांसफरेंस? ट्रांसफरेंस वो है जहां आपकी जो भावनाएं किसी एक इंसान के लिए हैं, उन्हें आप किसी तीसरे व्यक्ति पर उतार देते हैं। अच्छा, तो आशा जुगल के साथ ये कर रही है? हाँ, आशा एक बेमेल और घुटन भरे विवाह में फंसी है। उसकी अपनी जवानी की इच्छाएं हैं जो एक बूढ़े पति के साथ पूरी नहीं हो सकती। तो वो उन इच्छाओं को जुगल की मासूमियत और उसके बेबाक शब्दों के जरिए जी रही है। लालाजी सोचते हैं कि आशा उनके प्रेम के जादू से या उन सुंदर गमलों को देखकर सज-धज कर आई है। लेकिन असलियत यह है कि वो जुगल के कहने पर सजी है। बिल्कुल। लालाजी का अहंकार इतना विशाल है कि वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी पत्नी किसी मामूली नौकर के लिए सज सकती है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे चरम पर पहुंचती है जहां लालाजी का ये अंधापन एकदम हास्यास्पद हो जाता है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। सच्चाई उनके बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन वे एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। सज धज कर निकली आशा को देखकर लालाजी खुशी से पागल हो जाते हैं। वे तुरंत जिद करते हैं कि चलो इसी वक्त दरिया की सैर पे चलें। लेकिन आशा को दरिया की सैर पे थोड़ी जाना है। उसे तो रसोई में जुगल के पास रहना है। फिर वो क्या करती है? तो वो अचानक सोफे पर लेट जाती है और अपने कलेजे में मीठे मीठे दर्द का नाटक करने लगती है। हाँ,
यहाँ देखिए कि आशा ने कितनी चतुराई से लाला जी के अहंकार को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। हाँ, एकदम स्मार्ट मूव। आशा रसोई में जुगल के पास जाने के लिए दर्द का बहाना बना रही है और लाला जी इसे क्या समझ रहे हैं? वो क्या समझ रहे हैं? वे इसे अपनी मर्दानगी का प्रतीक समझ रहे हैं। वे दिल ही दिल में फूल उठते हैं कि उनके राजवैद्य जी की दी हुई वो मंकी ग्लैंड की गोलियां आखिरकार अपना असर दिखा रही हैं। अरे बाप रे। वे इस मीठे दर्द को अपनी विरिलिटी का डिप्लोमा मान लेते हैं। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, यानी जब इंसान केवल वही सच देखता है जो उसके अपने पहले से बने हुए भ्रम को सही साबित करता हो। जो वो मानना चाहता है वही मान लेता है। एक व्यक्ति जो अपनी पहली पत्नी के प्रति इतना कठोर और तार्किक था, जो हर चीज का हिसाब किताब रखता था, वही व्यक्ति आज अपने खुद के अहंकार के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी पत्नी का दूर भागना भी अपना ही आकर्षण नजर आता है। प्रेमचंद ने यहाँ व्यंग्य का बहुत ही धारदार इस्तेमाल किया है। ये अंधापन इतना गहरा है कि लाला जी अपनी इस काल्पनिक विजय का ढंका पीटने के लिए अपने मित्रों के पास निकल पड़ते हैं। वे पंडित भोलानाथ और लाला फागमल के पास जाते हैं। हाँ, जहाँ एक और मजेदार सीन होता है। फागमल तो लाला जी की हालत देखकर दिल लगी में कह भी देता है कि आप ठहरे पुराने लठैत, दंगल के पहलवान। और मजा देखिए, उस व्यंग्य को भी लाला जी अपनी तारीफ समझ लेते हैं। हाँ, ये सुनकर उनकी छाती और चौड़ी हो जाती है और उनकी चाल में एक नकली बांकपन आ जाता है। वे अपनी टोकी टेढ़ी करके एक विजेता की तरह चलने लगते हैं, जबकि असलियत में वे सबसे बड़े हारे हुए इंसान हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो इस कहानी से जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि रिश्ते लेन देन या उम्र के गणित से नहीं चलते। लाला डंगामल की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं थी कि वे बूढ़े हो रहे थे। उम्र तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। तो फिर उनकी असली त्रासदी क्या थी? उनकी असली त्रासदी ये थी कि उन्होंने कभी किसी इंसान को इंसान नहीं समझा। ये तो है, उन्होंने लीला को एक बेकार हो चुकी वस्तु माना जिसका समय पूरा हो चुका था और जिसे कबाड़ में फेंक दिया गया। हाँ। और दूसरी तरफ उन्होंने आशा को अपनी जवानी साबित करने का महज एक उपकरण माना। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उन दोनों महिलाओं के अपने मन में क्या चल रहा था। और ये बात सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के उस दौर तक सीमित नहीं है। आज के आधुनिक समाज में भी हम ये बहुत साफ देखते हैं। कैसे लोग पैसे, रुतबे और सत्ता के बल पर खोखले रिश्ते बनाते हैं। लोग सच्चाई से भागने के लिए इतने बड़े बड़े आवरण ओढ़ लेते हैं कि उन्हें खुद ही पता नहीं चलता कि असली चेहरा कौन सा है और मुखौटा कौन सा। बहुत गहरी बात कही आपने। लाला डंगामल का ये झूठा अहंकार उन्हें एक ऐसी दुनिया में कैद कर देता है जहां वे राजा तो है, लेकिन उस राज्य की जमीन पूरी तरह से खोखली है। इस पूरी कहानी को खंगालने के बाद श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए। हाँ, सोचिए जरा। अगर किसी दिन लाला डंगामल को आशा और जुगल के बीच के इस खामोश आकर्षण की असली वजह पता चल जाती तो क्या होता? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या उनका वहम टूट जाता और वे सच्चाई को स्वीकार कर लेते, या फिर क्या उनका घमंड इतना बड़ा था कि वे इस कड़वी सच्चाई का सामना करने के बजाय अपनी उस खोखली दुनिया को सही ठहराने के लिए एक नया और भी बड़ा झूठ गढ़ लेते? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अपने भ्रमों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। और अगर हम कहानी से बाहर आकर खुद को देखें, क्या हम भी अपनी जिंदगी के कुछ असुविधाजनक सच को छिपाने के लिए, अपने आईने पर अपनी पसंद की झूठी तस्वीर चिपकाने के लिए ऐसे ही किसी मंकी ग्लैंड जैसे भ्रमों का सहारा तो नहीं ले रहे? ये तो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। खुद से पूछेगा जरूर। सोचने वाली बात है।